ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स से क्या मतलब हुआ, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी स्टडी, या फिर जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी, यानी ऑब्स में हमने प्रिवेंशन के एस्पेक्ट्स ये सारे देखेंगे कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है और उसका जो बच्चा है यानी जच्चा बच्चा, दोनों के सेहत किस तरह से ठीक रख सकते हैं, उसके क्या कहते हैं प्रिवेंशन के लिए। दूसरा ये है पीडियाट्रिक्स, यानी फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे की पूरी क्या कहते हैं देखभाल जो है चाइल्डहुड तक। और तीसरी चीज़ क्या है, जेरिएट्रिक्स। जेरिएट्रिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ द ओल्ड एज पीपुल है। तो जनरली जो है हर एक कंट्रीज़ में ओल्ड एज की अपनी लिमिट्स होती है। हमारे इंडिया में जो है वो ओल्ड एज 60 ईयर्स या उससे एबव वाले को ओल्ड एज कहा गया है। तो उससे पहले ये कहा है प्रिवेंटिव मेडिसिन्स। यहाँ तो बेसिकली जो है ये जो है इन कैटेगरीज में प्रिवेंशंस, हम किस तरह से प्रिवेंशंस कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकता है बेसिकली जो है। और यहाँ पे सिर्फ ना तो क्या कहते हैं हम सिर्फ बात करेंगे ट्रीटमेंट की या फिर क्या कहते हैं मैनेजमेंट की, बल्कि पूरे प्रिवेंशन की। जो फर्स्ट चैप्टर में पीएसएम के जो आपका प्रिवेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, कई तरह के प्रिवेंशंस होते हैं, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशंस, जैसे पहले पढ़ा था ना, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या आते हैं, ऑलमोस्ट 4 आते हैं। हाँ, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशंस किसको बोलेंगे, मेनली जिसमें जो है रिस्क फैक्टर्स मालूम नहीं होता है, यानी हम ऐसा कोई मेजर कर रहे हैं प्रिवेंशंस का जिसमें आपको रिस्क फैक्टर नहीं मालूम है। तो यानी इसके अंदर में हर वो चीज़ आ जाएगा जो भी सेहत की बका के लिए आप जो काम करते हैं, एक नॉर्मल हेल्थ या नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, या हम ये सोचते हैं कि हमको बीमारी नहीं हो, उससे बचने के लिए जो जो तदाबीर वो करते हैं वो क्या कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में। अब हमको जैसे क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि ये जो कोविड-19 वाला अभी पेंडेमिक चला हुआ था, तो उसमें जो आप क्या कहते हैं कोई दवा सपोज कीजिए ले रहे हैं, या संतरा खाने के लिए कहा गया, या फिर क्या कहते हैं आपको क्या बोलेंगे उसको, कैल्शियम की टैबलेट हो गई या मल्टीविटामिन की टैबलेट हो गई, विटामिन सी हो गया, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, प्राइमोर्डियल में आएगा। क्यों आएगा, हमने क्या कहा कि रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं हो, ऑलरेडी तो रिस्क फैक्टर है, हाँ प्राइमरी में आएगा वो। हाँ, लेकिन अगर अभी जो जैसे अभी हम खा रहे हैं अगर किस चीज़ को, तो वो हम चूंकि रिस्क फैक्टर नहीं है अभी यहाँ पे, तो वो हम खा सकते हैं अभी, तो वो हमारा क्या कहते हैं प्राइमोर्डियल में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि प्राइमोर्डियल आपको पता नहीं है किसी भी चीज़ का, यानी रिस्क फैक्टर आपको पता नहीं है, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स आप कर रहे हैं वो सब प्राइमोर्डियल में आ जाएगा। प्राइमरी में जो है, प्राइमरी में मेनली क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स है लेकिन अभी डिजीज नहीं हुआ है, तो उससे पहले की तदाबीर, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा प्राइमोर्डियल में, हाँ तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो जाएगा। जैसे हम कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या हेल्थ एजुकेशन, इसके अंदर में जो है ना हेल्थ एजुकेशन आ जाएगा और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ जाएगा, ये इसके अंदर में प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, जो भी एजुकेशन की बात कर रहे हैं ये सब प्राइमरी में आ जाएगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस में क्या हो सकता है, अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस में आपको क्या क्या आ सकता है, इम्यूनाइजेशन आ सकता है जिसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। दूसरा कीमोप्रोफाइलैक्सिस आ सकता है, यानी दवा तब खा रहे हैं जब कोई बीमारी नहीं है, जैसे किसी एंडेमिक जोन मलेरिया में जा रहे हैं तो वहाँ की दवा खा लिया, तो इसको बोलेंगे कीमोप्रोफाइलैक्सिस। या कहीं पे प्लेग फैला हुआ है, समझ गए, लेकिन हमको प्लेग हुआ नहीं है, हम प्लेग के लिए जो है कीमोप्रोफाइलैक्सिस दवा खा लिए। कौन सी दवा है प्लेग की कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है, बताया भी था, टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है, और एक है कौन सी, टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है, यही कीमोप्रोफाइलैक्सिस है शायद, देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है हमको भी। तो उसी तरह से क्या कहते हैं फोर्टिफिकेशंस ऑफ फूड जो करते हैं, बहुत सारे जो है फोर्टिफिकेशंस कर रहे हैं कि कैल्शियम मिला दिया, जैसे दूध में आप देंगे सुधा के जो है शक्ति लेके आएंगे तो उसमें लिखा रहेगा विटामिन ए मिला हुआ, या फिर क्या कहते हैं कैल्शियम मिला हुआ, तो वो फोर्टिफिकेशंस हो गया। या फिर आरटीए जब पढ़ाया था
आप ऐसे तदाबीर बताइए समाज को, लोगों को, कि जिससे आरटीए कम हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो, या फिर क्या कहते हैं कैंसर की पॉसिबिलिटी, क्या क्या चीज़ करने से कैंसर की पॉसिबिलिटीज ख़त्म होती है। तो ये सब स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस में आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? सेकेंडरी में अब डिजीज़ हो गया, सेकेंडरी में अब डिजीज़ हो गया है, उसको डिजीज़ को रोकथाम करना है या एलिमिनेट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। यानी इसके अंदर में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आएगा। जितने भी इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं ये सब सेकेंडरी में आ जाएंगे, और जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं तो वो आपका क्या कहते हैं सेकेंडरी में। टर्शरी में क्या होता है? अब उस डिजीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो गया, उस डिजीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो गया, और वो कॉम्प्लिकेशंस इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं कर रहा है। जैसे किसी को पोलियो हुआ, पोलियो के वायरस का अटैक हुआ और पैरालिसिस होकर के पैर बर्बाद हो गया था। अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब आप उसके लिए क्या करेंगे? बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज करवा दीजिए, कुछ उसको क्लचेस, उसको जो है सही से चल सके उसके लिए, या उसको बैसाखी दे दीजिए या ट्रेनिंग दे दीजिए। तो यानी जो कुछ भी जो है उसकी लाइफ को ईज करने के लिए, समझ गए, उसमें जो कुछ करते हैं वो सब टर्शरी प्रिवेंशन में आता है। तो ये सारे प्रिवेंशंस के रोल वहीं पे हैं, समझ गए। तो मेनली उसी पे फोकस है ये। अब आइए पहला जो कवर करते हैं ऑब्स्टेटिक। ऑब्स्टेटिक में सपोज कीजिए कि प्रेगनेंसी हो गई किसी को, प्रेगनेंसी अगर है तो क्या उसका प्रिवेंशन है? बेस्ट प्रिवेंशन उसके लिए है कि भाई किसी न किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। तो इसको क्या बोलते हैं? ANC, एंटीनेटल केयर। यानी जब प्रेगनेंसी ठहर गई तो किसी न किसी डॉक्टर के कंसल्ट में आप रहिए। बेहतर तो ये है, ये कहते हैं कि आपको अगर कंसीव करना भी है तो किसी डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिए। तो अब ANC एंटीनेटल केयर में आपको कहते हैं कि एटलीस्ट मैक्सिमम कितना एंटीनेटल केयर विजिट होनी चाहिए? मैक्सिमम जो है 13 से 14 होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम जो है, मिनिमम ANC आपको कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। मिनिमम ANC, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मिनिमम ANC, मैक्सिमम 13 से 14 हो सकता है, समझ गए। मिनिमम 4 ANC हो सकता है। किस किस वक्त में? पहला, पहला कब होगा? अर्ली रजिस्ट्रेशन, यानी जब भी आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, एक विजिट कर लीजिए डॉक्टर से। अर्ली रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके, समझिए। दूसरा जो है आपको 14 to 26 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड, ठीक है, या पीरियड ऑफ गेस्टेशन इसको बोलते हैं, वीक ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशंस, POG बोलते हैं, पीरियड ऑफ गेस्टेशन। जहां कहीं भी इस तरह से वीक में लिखा होगा POG, इसका मतलब है पीरियड ऑफ गेस्टेशंस। तो दूसरा जो है आपको 16 से 26 वीक के बीच में कभी भी आप कर लीजिए। तीसरा जो है आपका 28 वीक से 34 वीक, और 36 के बाद ये मिनिमम कहा गया है कि पहला जितनी जल्दी हो सके, दूसरा 14 से 26 वीक के बीच में आप कर लीजिए, तीसरा जो है 28 से 34 वीक, और चौथा जो है 36 वीक के बाद। अब एक क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि क्यों ANC क्यों कराते हैं? इसका मेन मकसद क्या है? इसका जो है मेन मकसद क्या है? सेंट्रल पर्पस। अब पूछेगा क्वेश्चन, अगर इस तरह से पूछता है कि द सेंट्रल पर्पस ऑफ ANC इज, ANC का सेंट्रल पर्पस क्या है? तो इसका, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो हमको उसमें ये ढूंढना है कि हाई रिस्क केस कौन सा है। यानी हमको ये देखना है कि जो प्रेगनेंसी उसने कंसीव की रही है तो कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। बच्चा और जच्चा दोनों की जांच के लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं। तो उसका मकसद है, इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? सेंट्रल पर्पस, सेंट्रल पर्पस of ANC is to detect high risk, to detect high
रिस्क केस या हाई रिस्क ग्रुप। अब केस में मैटरनल, और या फिर फीटल हो सकता है, यही तो होगा ना। हाई रिस्क मदर किसको कहेंगे, यानी मैटरनल का मतलब हाई रिस्क मदर किसको कहेंगे, कि कोई भी बीमारी जो उस पीरियड में हो रही है, बस ये समझ लीजिए कि वो सब हाई रिस्क में आ जाएगा। कोई भी बीमारी जिससे या तो जच्चा को या बच्चा को खतरा हो। मोस्ट कॉमन क्या है, ये तो एडवांस एज में हो गया। हाँ, एनीमिया सबसे अच्छा आपका, एनीमिया। उससे भी है कि अगर कोई एल्डरली प्राइमी है, हाँ एल्डरली प्राइमी है ग्रेटर देन 30 ईयर्स का, 30 साल से ज्यादा का है, पहला उसकी प्रेगनेंसी है, तो वो हाई रिस्क में चला जाएगा। मल्टी ग्रेविडा, मल्टीपेरस या मल्टी ग्रेविडा दोनों बोलते हैं ना, मल्टीपेरस वुमेन मोर देन 5, यानी जिसके 5 से ज्यादा बच्चे हुए हो, समझिए, उसको जो है ग्रांड मल्टीपैरा। तो ग्रांड मल्टीपैरा यानी 5 बच्चा जिसको हो चुका है, या एल्डरली मल्टीपैरा। एल्डरली मल्टीपैरा का मतलब है कि कंसीव 50 ईयर्स के बाद कर रहा है। 50 ईयर्स के बाद अगर कोई लेडी, वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो गया, होता है, ऐसा नहीं है, तो पॉसिबल अगर है तो उसको भी क्या कहते हैं, हाई रिस्क ग्रुप में रखेंगे। उसी तरह से माल प्रेजेंटेशन है, यानी लाई जो है किसी का ट्रांसवर्स लाई हो गया, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया, तो ये भी तो हाई रिस्क है। माल प्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन और ट्रांसवर्स लाई, ये हो सकता है। उसी तरह से शॉर्ट स्टेचर वुमेन, कितना शॉर्ट, लेस देन 140 सेंटीमीटर। क्यों ये हाई रिस्क में चला जाता है, हाइट कम है तो क्या हो जाएगा बताइए। नहीं, सर्विक्स तो नहीं, मेनली जो सीपीडी होने के चांसेस होते हैं, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, जो शॉर्ट कद की होती है तो उसका जो पेल्विस होता है वो भी शॉर्ट होता है, या उसकी गर्थ जो है वो कम होती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिसकी हाइट कम होती है सीपीडी होता है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है, यानी बच्चे का सर जो है, बच्चा तो चाहे बड़ी लेडी हो छोटी लेडी हो, एक जो नॉर्मल अगर कह रहे हैं कि 2.5 किलोग्राम का एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा होता है तो उतना तो सबको होगा, तो यही मसला आ जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक से ज्यादा बच्चा हो, पॉलीहाइड्रोएमनियोस, हाइड्रोएमनियोस, यानी जो भी आपने क्या कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक में जो लेडीज का जो पढ़ा था, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बढ़ गया, फिर उसके बाद प्री इक्लेम्सिया, फिर इक्लेम्सिया, तीनों में क्या रिलेशन है बताइए। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन सिंपल हाइपरटेंशन हो गया, समझ गया, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और कोई साइन सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर के साथ साथ में प्रोटीनूरिया हो रहा है, प्रोटीनूरिया क्या होता है, ये यूरिन अगर आप टेस्ट कराएंगे तो उसमें नॉर्मल जो प्रोटीन आना चाहिए वो लेवल से बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसको प्री एक्लेम्सिया कह देंगे। ठीक है, अब ये प्री एक्लेम्सिया में जब सीजर पड़ने लगे, कोई प्री एक्लेम्सी पेशेंट है, उसको अगर सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, तो उसको समझ लीजिए कि वो एक्लेम्सिया में चली गई। मेनली जो है पोस्टपार्टम होता है या इंट्रापार्टम होता है, यानी डिलीवरी जिस वक्त हो रही होती है, ज़्यादातर पेशेंट जैसे कहते हैं कि वो इतना दर्द हुआ कि वो माँ जो है बेहोश हो गई और अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करने लगी, या बच्चा जो ही पैदा हुआ तो माँ जो है बिल्कुल बेहोश और अजीब बदहवास हो गई, तो क्या है वो सीजर्स है। और गांव में एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि मिसकंसेप्शंस है ये लोग
कि लेडी अगर क्या कहते हैं किसी का पैर फूल रहा होगा, इडिमा है, तो ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक कराएंगे, जबकि जिस किसी लेडी का भी अगर पैर फूल गया, समझ गए, तो उसको जो है पहली फुर्सत में जा करके अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट कराना है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बस आप समझ लीजिए कि वो प्रीक्लेम्सिया का शिकार हो गई, आपको मैनेजमेंट करना है, समझ गए। तो अब जो इक्लेम्सिया में कौन जाएगा, या तो आपको न्यू केस मिल गए, यानी ऐसा कोई आया सीजर्स वाले, उसी वक्त अभी टर्म में पूरा हुआ है, अभी उसकी डिलीवरी होनी है, लेकिन उसको फिट्स पड़ रहे हैं, जब आपने देखा तो उसके ब्लड प्रेशर भी मोर देन 150-60 है, और जब यूरिन टेस्ट कराने के लिए भेजा तो एल्बुमिन उसमें बढ़ा हुआ है, तो ये इक्लेम्सिया हो गया। या फिर अगर पेशेंट का अटेंडेंट खुद कह रहा है कि नहीं इसकी जो है ना प्री इक्लेम्सिया की पेशेंट है ये, तो आपके लिए आसान हो गया। या फिर अटेंडेंट ये कह रहा है कि नहीं बीपी बढ़ा हुआ रहता था, अब जो है 2-3 दिन से पैर भी फूला हुआ नजर आ रहा है, तो ये आपकी डायग्नोसिस बन गई कि वो इक्लेम्सिया में चली गई। तो ये सारे जो आते हैं हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। उसी तरह से अगर सपोज कीजिए कि बच्चे में हाई रिस्क ग्रुप में क्या होगा कि जिसकी जो है बर्थ वेट जो है 2.5 किलोग्राम से कम का होता है, यानी आपने अल्ट्रासाउंड कराया, पेट में बच्चा जो है कहेगा बच्चा बहुत छोटा है, तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो वो हाई रिस्क ग्रुप में होगा, समझ गया। और जिस वजह से छोटा हो रहा है वो वजह ये सारी हो सकती है, तो यानी एक साथ दोनों रिस्क में आ सकते हैं। ऐसा बहुत कम ही होता है कि भाई एक रिस्क में आएगा तो दूसरा रिस्क में नहीं आएगा। भाई माँ अगर खतरे में आएगा तो बच्चे भी तो आना ही आना है, तो इस वजह से ये हाई रिस्क होता है। उसी तरह से एक से ज़्यादा बच्चा है तो वो भी हाई रिस्क में चला जाएगा। या फिर बच्चा जो है पैदा हुआ, माँ को दूध नहीं हो रहा है, वो बच्चा हाई रिस्क में चला जाएगा आपका, समझिए, बाहर से दूध जिसको दे रहे हैं। वर्किंग मदर है, ये भी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। वर्किंग मदर जो आते हैं, या सिंगल फैमिली है, इसको भी हाई रिस्क ग्रुप में रखा गया, ठीक है। उसी तरह से अब जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद एएनसी के बाद जो है पोस्ट नेटल विजिट, पोस्ट नेटल विजिट यानी डिलीवरी होने के बाद जो है जो डॉक्टर से मिला जाएगा उसको पोस्ट नेटल विजिट बोला जाएगा। कब कब करेंगे? फर्स्ट विजिट जो होगा 3rd डेज ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी 3rd डेज ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के तीसरे दिन, फर्स्ट वीक यानी 7वें दिन, और 8 वीक। सेकंड कब होगा? सेकंड वाला 8 वीक में, 8th वीक। 8th वीक क्या? डिलीवरी के, जब बच्चा पैदा लिया उसके 8वें हफ्ते में। मिनिमम 3 विजिट चाहिए, ठीक है। अब चूंकि मदर लैक्टेटिंग मदर है या फिर प्रेग्नेंट मदर है, उसकी जो है एक्स्ट्रा आपको देखभाल करना है कि उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी एक्स्ट्रा चाहिए। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू नॉर्मल कितना चाहिए वो देख लीजिएगा। नॉर्मल से जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, अब उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं कि एक्स्ट्रा कितना फैट चाहिए या एक्स्ट्रा कितनी कैलोरी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक्स्ट्रा कैलोरी जो है आपको 350 किलो कैलोरी ये एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। लैक्टेशन के वक्त में, लैक्टेशन के वक्त में लैक्टेशन, इधर आ गया लैक्टेशन, इसको मेनली कहीं कहीं पे जनरली 600 या 520 दोनों दिया रहता है, लेकिन मेन जो है कि शुरू के 6 महीने तक 600 किलो कैलोरी देंगे, 6 महीने से 12 महीने तक 520 किलो कैलोरी देंगे, ठीक है। कब तक दूध पिलाते रह सकते हैं? WHO का ये मानना है कि एटलीस्ट आप 2 साल दूध पिलाइए। हम लोग भी मानते हैं कि आम ट्रेंड भी है कि 2 साल तक बच्चे को जो है दूध पिलाना है। तो ये एक्स्ट्रा जो है एनर्जी मम्मी को चाहिए। प्रोटीन क्वेश्चन उसी तरह से प्रोटीन का पूछता है,
तो प्रोटीन में आपको यहाँ पे आ जाएगा 23 ग्राम प्रेगनेंसी में, ठीक है, और ये वाले में 19 और ये वाले में 13। जनरली कितना चाहिए प्रोटीन? एक आम आदमी को प्रोटीन कितना चाहिए? जितना उसका बॉडी वेट है, बॉडी वेट से करस्पॉन्ड करता है। एक आइडियल रेफरेंस वुमेन कितने किलो की होती है? 50 और मैन 10 किलो का डिफरेंस, 55 का आइडियल लिखा था ना मैंने, 55। हाँ, मेल का 60 है, फीमेल का 55 है, तो 55 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। और साथ में अगर प्रेगनेंसी है तो साथ में प्लस 23 ग्राम। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि टोटल 20 ग्राम चाहिए, जितना उसको नॉर्मल चाहिए प्लस क्या कहते हैं इतना, ये प्लस में हम दिए हैं, यहाँ भी प्लस में कैलो कैलोरी है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 13, ठीक है। उसी तरह से डिलीवरी के वक्त में जो है कुछ आपको प्रिकॉशंस रखना है। इससे क्वेश्चंस पूछते हैं क्लीन, 3 क्लीन, 5 क्लीन और 7 क्लीन। ये पूछते हैं कि 5 क्लीन क्या है? क्लीन फॉर सेफ डिलीवरी, इसका टॉपिक किस तरह से देंगे? क्लीन फॉर सेफ डिलीवरी। सेफ डिलीवरी, इंक नहीं है क्या? ब्लैक वाला है वहां नहीं है, वो सही दिखाओ, चल रहा है सही। तो क्लीन का मेनली जो है 2 ही आते हैं, 5 या 7 क्लीन। क्या क्या आता है पूछ लेगा, 5 क्लीन में क्या क्या आता है? तो एक तो सरफेस, जहां पे डिलीवरी हो रही है वो सरफेस साफ होना चाहिए, स्टेलाइज होना चाहिए, यानी डिलीवरी रूम है, डिलीवरी सरफेस। दूसरा है जो कर रहा है उसका हैंड, यानी वो खुद भी, उसका हाथ भी जो है क्लीन होना चाहिए। तीसरा क्या है? कॉर्ड कट, जिस चीज से आप काटेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को, वो भी ये कॉमन सेंस है। आप देखिए कि एक डिलीवरी में क्या क्या चीजें ये होती है, एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 क्लीन 7 क्लीन किससे रिलेटेड है। इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से क्या है? कॉर्ड टाई, उसी तरह से टाई, क्लीन टाई, इसमें क्लीन ऐड कर ली, क्लीन सरफेस, सब में क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन कॉर्ड, क्लीन कॉर्ड कट, क्लीन टाई और क्लीन कॉर्ड स्टैम्प, क्लीन कॉर्ड स्टम्प। ये कॉर्ड स्टम्प किसको बोलते हैं? नहीं, जो बच्चा का रह जाता है ना कॉर्ड, जो बच्चे के पास कॉर्ड रह जाता है, एक कॉर्ड तो आपका डिस्कार्ड हो गया, और जो छोटा सा इतना सा पार्ट रख देते हैं उसको कॉर्ड स्टम्प बोलते हैं। तो उस पर आपको कुछ लगाना उगाना नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर डॉक्टर दे एंटीबैक्टीरियल तो दे सकते हैं, वैसे जनरली वो अपने आप वो हील हो जाता है, उस पर कुछ लगाना होगा नहीं है। गांव में जैसे एक चलन होती है, राख छिड़क दिया या कुछ सरसों तेल डालते, गांव में सब चलता है कि जल्दी करके वो जल्दी गिरने के लिए सरसों तेल गर्म करके डालते हैं, और भी कई इस तरह से। तो उसी तरह हाँ, वो तो वो है, वो अच्छी चीज़ है, वो उसको वो बोलते हैं जेंशन वायलेट है। गांव में जो चलता है ना ब्लू कलर की, वो एक्चुअल में जेंशन वायलेट है। वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? जेंशन वायलेट कोई लैब रिएजेंट है, वो लैब में रिएजेंट है, लेकिन वो बेस्ट एंटी फंगल डिसइंफेक्टेंट के तौर पे गांव में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो ये है कि इसके ये जो 5 है ये सब इसमें होंगे, 7 क्लीन में ये सब होंगे। साथ में 2 क्या आ जाएगा? क्लीन टॉवेल। क्या जरूरत है टॉवेल की वहां बताइए? हाँ, ये है क्लीन टॉवेल और क्लीन वाटर, पानी भी साफ होना चाहिए। ये 7 हो गए। उसी तरह से
आयरन एंड जिसको एनीमिया होता है उसको देते हैं या फिर सबको देते हैं? ये रूल है, आयरन एंड फॉलिक एसिड ये टैबलेट जो होता है ये सभी को देना है। मिनिमम कितने दिन तक? ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन मदर में 100 डेज और चाइल्ड में 100 डेज एवरी ईयर। चाइल्ड में क्या लग जाएगा? एवरी ईयर टिल 5 ईयर ऑफ एज, 5 साल तक। ये दोनों में फर्क ये है। मदर को 100 दिन तक देंगे। कब शुरू करेंगे? 4, 5, 6, 5वें, 6ठे, चौथे, 5वें, 6ठे, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन एंड फॉलिक एसिड का टैबलेट स्टार्ट करना है आपको। दे देते हैं, लेकिन जो एक नेशनल प्रोग्राम के हिसाब से हम बता रहे हैं वो तो आप दे देते हैं। बहुत लोग तो पहले से भी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, नहीं, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आप नहीं देंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको होंगे, समझिए। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में 4, 5, 6, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शायद इस वजह से, वैसे मुझे लिटरेचर मिला नहीं, मैं अपना लॉजिक देता हूँ, तो मुझे लगता है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो वोमिटिंग होती है ना ज़्यादा, क्या बोलते हैं, हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो आयरन टैबलेट है वो एब्जॉर्बेशन सही से नहीं होता है, गैस्ट्राइटिस पैदा करता है, अजीब सा गैस्ट्रिक अपसेट पैदा करता है, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसी वजह से इसको सेकंड इसमें दिया जाता होगा। एक वजह ये भी होगा, होल एंड सोल वजह ये भी नहीं। देखो वो हेल्थ प्रोग्राम में नहीं है आपके, वो गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम में नहीं है। आप दे दीजिए। कंसीव करने से पहले भी कुछ लोग चला देते हैं आयरन, समझिए। वो कंसीव करने से पहले भी कुछ लोग दे देते हैं कि भाई वो कर ली, उसकी नहीं है। जो यहाँ हेल्थ प्रोग्राम के हिसाब से क्वेश्चन जो बनता है कि जो आपको स्टैंडर्ड पूछा जाएगा वो कितना दिन दिया जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि 100 डेज। पूछा जाएगा कि कौन से मंथ से शुरू होता है, तो 4th मंथ से शुरू करना पड़ेगा आपको, समझिए। डोज क्या होगी? 100 क्या होता है? 100 मिलीग्राम। एक गोली जो होती है 100 मिलीग्राम की होती है। और फॉलिक एसिड कितना होती है? 500 माइक्रोग्राम mcg 500 की होती है। बच्चों में क्या करते हैं? 1/5 एडल्ट डोज का 1/5 कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से टेटनस का इंजेक्शन, ये भी प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। कितना देते हैं टेटनस का इंजेक्शन? मिनिमम जो है आपको टेटनस का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से है, मिनिमम 2 डोज आपको देना है। मिनिमम कब? जो पहले नहीं लिया हुआ हो। कब तक? 3 साल तक। यानी अगर प्राइमी है तो इसको तो 2 डोज आप आंख बंद करके दे दीजिए। कब देंगे? फर्स्ट जितना पहले हो सके। और दोनों में ड्यूरेशन कितना होगा सेकंड डोज का? मिनिमम कितना होगा? 30 डेज। मिनिमम 30 डेज। वैक्सीन का 2 पीरियड्स के 2 वैक्सीन के बीच का पीरियड मिनिमम 30 डेज। तो पहला डोज जो है आप जब देंगे उसके दूसरे डोज 30 दिन के बाद दूसरा दे देंगे प्राइमी में। मसला आता है किसमें? मल्टी में। मल्टी में आपको कई तरह के लोग आएंगे। मल्टी में एक आएगा अनइम्यूनाइज्ड। मल्टी में एक लेडी आपके पास आती है और वो कहती है कि हमने कभी लिया ही नहीं है, तो उसको कितना देंगे? उसको भी 2 देंगे। अब एक आएगा पार्शियली इम्यूनाइज्ड और एक लेडी आएगी इम्यूनाइज्ड। ये मल्टी की बात कर रहे हैं हम। तो जो कहेगी पार्शियली भी अगर कोई आ रहा है तो इसको भी 2 डोज लगेगा। यानी 1 डोज पहले लिया था, दूसरा डोज मिस कर दिया, तो ये आपको पार्शियली में भी 2 डोज देना है। उसमें फिर ड्यूरेशन नहीं देखेंगे। और जो टोटली इम्यूनाइज्ड है उसमें ड्यूरेशन देखेंगे। मिनिमम कितना? 3 ईयर।
यानी पिछली डिलीवरी के बारे में पूछेंगे। पिछली डिलीवरी 3 साल के अगर अंदर हुआ है, 3 साल के अंदर में वो पिछली डिलीवरी उसकी हुई है और उसने दोनों डोज ले लिए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक डोज इसको लगेगा, जिसको बूस्टर डोज बोलते हैं। ठीक है, यानी मल्टी वाले में जो इम्यूनाइज है, जो ले चुकी है, उसको बूस्टर डोज लगेगा अगर 3 साल के अंदर है। लेकिन अगर दोनों डोज ले चुकी है और 3 साल से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, 2 डोज देंगे उसको। ठीक, क्लियर हो गया। अब आ जाइए, जो बच्चा ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, यानी प्रेगनेंसी किस वक्त जाकर के टर्मिनेट होती है, यानी प्रेगनेंसी की जो है से लेकर के डिलीवरी तक के बीच में नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, कितने टाइम्स के होते हैं, कितने वीक्स के होते हैं। तो बर्थ वेट में क्या होगा, बर्थ वेट में मेनली जो है वेट का बहुत इंपॉर्टेंस है कि बच्चा कितना किलो का पैदा हो रहा है, समझ गए। जो एक्चुअल डेवलपमेंट जो देखते हैं बच्चे का बर्थ वेट से ही देखते हैं। उसके बाद भी जो आप बच्चों के जो ग्रोथ का मॉनिटरिंग करेंगे तो मेन चीज उसमें आपको क्या क्या हो सकता है, बर्थ हो सकता है, यानी वेट हो सकता है, वेट, हाइट और एज हो सकता है। यही 3 पैरामीटर है। तो मेन पैरामीटर जो है वेट वर्सेस एज या एज वर्सेस वेट, हाँ, ये होना है आपको। तो ये जो है बेस्ट पिक्चर देता है किसी के डेवलपमेंट के लिए। उसी के बिना पे हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा माल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या किस तरह का है। ठीक है, तो कितना किलोग्राम का होना चाहिए। अगर रेंज पूछता है, अगर रेंज पूछता है, देखो कौन कुछ है, देखो एक लेडी, टू पॉइंट सेवन से 2.9 किलोग्राम एक रेंज बता दिया गया है। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ लेगा तो 2.8 अगर रहेगा तो इस पे टिक लगाइएगा। ठीक है, 2.8 पे अगर रेंज पूछता है तो 2.7 to 2.9 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको क्या कहते हैं रखना है। और ज्यादातर जो बच्चा अगर अंडर वेट होता है, अंडर वेट बच्चा होता है, किसके वजह से होगा, मेटरनल माल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी मम्मी में प्रॉब्लम है, माल नरिश्ड लेडी है, तो उसको क्या कहते हैं, बच्चे की वजन जो है अक्सर उसी वजह से कम हो जाती है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि कुछ हैबिट्स जो होते हैं, लेडी के जो कुछ हैबिट्स होते हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई स्मोकर है, कोई लेडी जो स्मोक करती है, तो ये कहा गया है कि उसका बच्चा अप टू 170 ग्राम इतने तक वजन उसका कम हो सकता है। अब ये कितना खतरनाक है सोच लीजिए, समझ गए। तो स्मोकिंग जो है या फिर किसी भी तरह का एडिक्शन जो है वो बच्चों पे इफेक्ट डालता है। अच्छा, एक ऐसे ही सेंटेंस लिख लीजिए, अंडर वेट चाइल्ड, वो भी प्री टर्म, अंडर वेट प्री टर्म, जो 2 किलो से कम का हो, उसमें जो है हेपेटाइटिस बी का आपको वैक्सीन नहीं देना है, ये कंट्राइंडिकेटेड है। बाकी सारे वैक्सीन आप जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स में जितने सारे वैक्सीन हैं वो सारे के सारे आप उसको देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्री टर्म बच्चा है और अंडर वेट है, यानी 2 किलोग्राम से इतना वेट कम है कि 2 किलोग्राम से कम है, तो उसको जो है आप हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन नहीं देंगे। अच्छा, ये जो वेट है हमने आइडियल वेट बताया था। अब अंडर वेट या LBW, ये जो है टर्म से रिलेटेड नहीं है। इसमें अगर क्वेश्चंस घुमा के पूछ लेता है कि कोई टर्म्स में, सपोज कीजिए कोई प्री टर्म बेबी
2.5 किलो से कम का पैदा होता है तो क्या उसको अंडरवेट बोलेंगे? या एक कोई पोस्ट टर्म बेबी है तो वो अगर 2.5 किलो से कम का आता है तो एग्जाम में ये कंफ्यूज नहीं करना है। लो बर्थ वेट जो है ये फ्री है आपके टर्म से, या तो प्री टर्म हो, पोस्ट टर्म हो, या फिर टर्म ज़्यादा हो गया हो, प्रोलॉन्ग पीरियड जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोलॉन्ग पीरियड या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। 37 वीक से लेकर के 42 वीक, हाँ, इसके बाद इसको क्या बोलेंगे? टर्म। पोस्ट आ जाएगा और प्री आ जाएगा, यानी लेस देन 37 क्या वीक। अगर डेज में पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है, आप अगर एक याद रख लीजिए, 37 मल्टीप्लाइड कितना से करेंगे? 7 कितना हो गया? 7 7 49, 7 21 और 4 25, 259 डेज। समझिए, तो एक चीज याद कर लीजिएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो 37 वीक जो है लेस देन 37 वीक में प्री टर्म कहलाएगा, टर्म कहलाएगा 37 to 42 वीक्स, और 42 वीक से ज्यादा जो है आपको क्या कहलाएगा? पोस्ट टर्म, जिसमें के 2 अगर डेज में कर लेंगे 294 से ज्यादा आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे कहते हैं कि 14 डेज एक्सीड EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 14 दिन आगे बढ़ गया तो उसको आप क्या कहते हैं? कहेंगे कि पोस्ट टर्म बेबी है। ठीक है, अब आ जाइए इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज होते हैं। इसमें इंडिकेटर्स या इसको बोलते हैं MCH इंडिकेटर्स। क्या क्या आ जाएगा? IMR, MMR। ठीक है, बहुत सारे हैं, उतना ज़्यादा पूछता नहीं है। मेन जो है आप इन्हीं दोनों पे फोकस कीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये रेट है, ये रेशियो है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ये कैसे करते हैं? ये पर 1000 आपको लिया जाता है, और ये जो है पर 1 लाख, ये पर 1 लाख होगा। यानी कितनी मदर, यहाँ पे क्या है? इन्फेंट मोर्टे, यानी जितने बच्चा पैदा लिया, जितना बच्चा पैदा लिया मिड ईयर पॉपुलेशन में, समझ गए, उसको डिवाइड कर देंगे, नहीं सॉरी, जितने बच्चे डेथ किए उसको डेथ करेंगे, किए हैं जितने बच्चे, उसको जितना पैदा हुआ है उससे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, तो ये निकल के आएगा। यहाँ पे क्या है? चूंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इज द पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, इस वजह से ये रेट है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करते हैं कि कितनी मदर का डेथ हो गया और कितना लाइव बर्थ हुआ, इस पे रेशियो लेते हैं और 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो है, जो मदर जो है वो उसका पार्ट नहीं है, बच्चे का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से इसको रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये MMR पर लाख होता है, IMR कितना होता है। अब बहुत ज़्यादा पूछ लिया तो IMR अभी इंडिया का कितना है? इंडिया का IMR कितना है? अभी जो है रिसेंट 2022 का जो IMR पब्लिश हुआ है वो आपको 27.69 है, 27.69 ये है 2022 का। लेकिन अगर इससे 1 साल पहले का या 2 साल पहले का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 दिखाएगा आपको। नेटवर्क पे जगह जगह पे आपको 30 ही मिलेगा, ये 2-3 साल पुराना है। उसी तरह से आपका जो है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये कितना है? ये जो है अभी 100 कितना है अभी? हाँ 103 है। ये 16-17 का है 103। इसको जो है 2020 का
टारगेट था, 2020 का टारगेट था 100 लाने का, अचीव नहीं हो पाए। 2020 का टारगेट था 100 लाने का, और 2030 का जो टारगेट है ये 70 लाने का है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला जो पढ़ेंगे तो उसमें ये दिखाएगा कि जो है कितना लाना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 70 लाना है 2030 तक में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। बाकी और हाँ, विनिंग बोलते हैं एक्चुअल में पूरा जो बच्चा जो डेवलपमेंटल स्टेज क्रॉस करता है, यानी जब से पैदा लिया और वो 2 साल तक में उसका जो है पहले ब्रेस्ट मिल्क, तो अब जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो है इसके बारे में कहा गया एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। शुरू कब करेंगे? हाफ आवर में। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। बच्चे पैदा होने के आधे घंटे में, अगर ऑप्शन आधा घंटा रहता है तो ऑप्शन आपको ये लगाना है, अगर आधा घंटा नहीं रहता है तब 1 घंटे वाले पे आपको लगाना है। समझ गए? तो ये कहते हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है उसको आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। अच्छा, एक दिन में कितनी बार कराना है इसका कोई नहीं है। फीड ऑन डिमांड, ये क्वेश्चन हो सकता है। फीड ऑन डिमांड, बच्चा जब जब मांगे तब तब आपको दूध देना है। समझ गए? इस वाले को इस एक बेनिफिट इसका क्या होता है, लैम्प स्टार्ट होता है। लैम्प बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये आपको गायनी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हमने जब फर्टिलाइजेशन ये वाले में बताया था कंट्रासेप्शंस में तो शायद बताया होगा कि जब डिलीवरी होती है तो वो भी जो बच्चा अगर फीड कर रहा होता है तो बच्चा ना होने के लिए वो भी एक अच्छा तरीका है कि बच्चा फीड कर रहा हो। तो इसको क्या बोलते हैं, लैम्प बोलते हैं। लैम्प जो है कब तक होगा, मैक्सिमम लैम्प का पीरियड कितना होगा, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है 6 मंथ, लेकिन बेस्ट है कि 4 मंथ, बेस्ट 4 मंथ। लेकिन वो भी अगर फीड ऑन डिमांड नहीं कर रहे हैं तो लैम्प नहीं होगा। मसलन कोई वर्किंग लेडी है, बच्चा छोड़ के गई है, तो कहाँ से होगा, तो लैम्प टूट जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें फीड ऑन डिमांड होना है, बच्चा जितना चाहे उतना दूध पिए, जितनी बार मांगे उतनी बार आपको देना है। तो वो क्या होता है कि जो बच्चा शक करता है, उस शक की वजह से क्या होता है कि स्टिमुलस जाता है हाइपोथैलेमस में, तो वहाँ से जो है जो हार्मोन्स का जो है सेक्रेशंस वहाँ से मेंटेन होता है, तो एमिनोरिया तब तक बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन गए, विनिंग पीरियड क्या होता है, कब आपका ब्रेस्ट फीड कराना है, कितना कराना है, समझ गए। और जब 6 महीने के बाद आता है तो उसको जो है 1 कटोरी 2 कटोरी उसके हिसाब से उसको फीड कराते रहना है। एक क्वेश्चन आता है कि एक माँ कितना सेक्रेट करती है दूध, 450 to 60 ml, 4 इंडियन 450 600 ये ml पर डे, इतना जो है मिल्क सेक्रेट होता है। उसी तरह से एक वर्ड आता है रूमिंग इन। आपको अलग अलग जगह पे इसकी डेफिनेशन अलग अलग होगी, लेकिन मकसद सब जगह वही है। रूमिंग इन बोलते हैं, कहीं पे आपको ये लिखा है कि बच्चे का जो है पालना जो है माँ के बिल्कुल बराबर में रखा जाए, ताकि माँ और बच्चा जो है एक साथ रह सके। और कहीं कहीं पे ये लिखा है कि बच्चे और माँ के बीच में जो है 24 आवर की बॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी बच्चा माँ से जुदा ना हो, वो 24 घंटे में हो। तो पालने का कंसेप्ट वही है कि भाई जब पालना ही लगेगा तभी तो बच्चा दूर होगा, ऐसे तो दूर नहीं होगा। लेकिन वो हाई रिस्क ग्रुप वाले में है कि कोई वर्किंग लेडी है, बच्चा छोड़ के जा रही, तो वो अलग बात है। लेकिन रूमिंग इन जो ये कहा जाता है कि एटलीस्ट जो है बच्चे को माँ के साथ 24 घंटे की रहना, चाहे सो रहा हो जाग रहा हो, उससे मतलब नहीं। अगर रखना है तो बिल्कुल पास रखिए, या फिर पालना भी उसका बिल्कुल पास में रखिए। तो इसी को रूमिंग इन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स आते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे एक आता है
वेस्टिंग। अंडरवेट, ये 3 टर्म है। कहीं कहीं पे स्टंटिंग आता है, कहीं पे वेस्टिंग आता है, या इसी को इमाशिएशन भी बोलते हैं, इमाशिएशन, ये वर्ड्स यूज होते हैं। और अंडरवेट, अंडरवेट में आपको दोनों चीज आ जाएगा, माल न्यूट्रिशंस। अंडरवेट का मतलब हो गया माल न्यूट्रिशंस। यहां पे क्या होता है, एज वर्सेस वेट, यानी एज के हिसाब से वेट अगर नहीं बढ़ रहा है या कम है तो अंडरवेट कहलाएगा। अंडरवेट का मतलब हो गया कि आपका क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन में। अंडरवेट और ज़्यादा कम हो गया तो माल नरिश्ड हो जाएगा। अब ये दोनों तरह से हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकता है, या मतलब क्या कहते हैं क्रॉनिक और एक्टिव वाले फेज में कई तरह से उसको जो डिवाइड किया गया है, एक्यूट और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। ठीक है। स्टंटिंग क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टंटिंग ये होता है आपका कि लो वेट फॉर हाइट, नहीं सॉरी, लो वेट फॉर हाइट, ये आ जाएगा वेस्टिंग। वेस्टिंग जो बोलेंगे, लो वेट फॉर हाइट। ठीक है, क्लियर है। अब क्या रह गया, अच्छा एक हमने पीडीएफ वो आपको शेयर किया है, वो डेवलपमेंट का है, वो पूरा जो है चार्ट आपको याद रखिएगा कि गायनी में भी, ऑप्स में भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा। एक आता है लो हाइट, लो हाइट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज, इसको बोलेंगे स्टंटिंग, ये वाला लो हाइट फॉर एज, यानी एज के हिसाब से अगर बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो क्या किसमें कहेगा, न्यूट्रिशनल स्टंटिंग बोलेंगे इसको, या सिंपली स्टंटिंग बोलेंगे। स्टंट मतलब नाटापन होता है, तो इसको इस तरह से कैटेगरी किया गया है कि जो ग्राफ बनता है, चार्ट बनता है, तो कौन सा ज़्यादा वेटेज देना है, तो लो हाइट फॉर एज ये बोलेंगे तो इसका मतलब है कि स्टंटिंग हो गया। उसी तरह से लो वेट फॉर हाइट, समझ गए, यानी हाइट के हिसाब से वेट कितना बढ़ना चाहिए, हाइट और वेट का जो करस्पॉन्डेंस है वो क्या कहलाता है, वेस्टिंग या इमाशिएशन, इमाशिएशन या वेस्टिंग बोलते हैं। उसी तरह से जो न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन में अंडर वेट वाले में हो जाएगा कि एज के हिसाब से वेट नहीं बढ़ रहा है, एज के हिसाब से जो है वेट नहीं बढ़ रहा है, वो हो गया। हाइट जो है, एवरेज हाइट कितना होना चाहिए पैदाइश के वक्त में, ये पूछ सकता है, पिछली बार बताए थे हम आप लोग को 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को जो है इंडिया में ये माना गया है कि अगर 50 सेंटीमीटर्स का बच्चा है, पैदा हुआ है, तो नॉर्मल है। अब इस ये जो है डबल कब हो जाएगा, ये डबल हो जाता है 4 ईयर में। 4 ईयर में, 4 साल में जो है बच्चे की हाइट जो है दुगुनी हो जाती है। लेकिन वेट कब होता है, दुगुनी कब होगी, 1 साल में। वेट जो होता है 1 साल में, लेकिन जो है हाइट जो है या लेंथ जो है वो 4 साल में होता है।